हेलो एवरीवन, मैं रविंदर। अप्लाइड मैकेनिक्स की यूनिट नंबर 5 को आज स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है गुरुत्व केंद्र, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सीजी होती क्या है? किसी पिंड का ये वह बिंदु होता है जिस पर उस पिंड के समस्त कणों का भार निर्भर करता है, सीजी कहलाती है। ठीक है, तो सीजी यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये किसी पिंड का वह बिंदु होता है जिस पर उस पिंड के समस्त कणों का भार निर्भर करता है, गुरुत्व केंद्र कहलाता है। तो गुरुत्व केंद्र के बारे में अगर मैं बात करूं, एग्जाम्पल मैंने ले लिया है। माना कोई ये पिंड है जिसका द्रव्यमान m है और ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। जो कण हैं उनके द्रव्यमान कुछ इस तरह से हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पिंड है, इस पिंड का एक कहीं पर सीजी होगा और वो सीजी इस पिंड के बाहर भी हो सकता है, पिंड के अंदर भी हो सकता है। ये निर्भर करेगा उस पिंड की आकृति क्या है, उसकी शेप क्या है, इस चीज पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ हम आगे एग्जाम्पल में इस चीज को देखेंगे कि सीजी कहाँ कहाँ होती है। उसके पिंड के अंदर भी हो सकती है, पिंड के बाहर भी हो सकती है। यहाँ मैंने मान लिया है कि सीजी यहाँ पर है और इस पॉइंट पर जो पिंड है उसके सभी कणों का भार निर्भर कर रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि इसको अगर मैं सम कर दूं, क्या कर दूं, m1 यहाँ पर मैं सम कर दूं। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं m1 प्लस m2 प्लस m3 सबको जोड़ दूं, m3 प्लस ये अप टू, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, सिग्मा m कह सकता हूं कि सिग्मा स्मॉल m हो जाएगा और इसकी वैल्यू क्या होगी, कैपिटल m के बराबर हो जाएगी। कैपिटल M बराबर सिग्मा m, है ना। ये मेरे पास ये हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं सिंपली अगर मैं यहाँ पर ये इस कैपिटल M है इसमें G से मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ पर भी G से मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहाँ पर मेरे पास ये W कहलाएगा और यहाँ पर भी मेरे पास क्या कहलाएगा, ये सिग्मा। इसको अगर मैं ब्रेक करना चाहूँ तो ब्रेक कर सकता हूँ, ऐसे कह सकता हूँ कि इसका मतलब क्या है, मेरे पास M1 G प्लस M2 G प्लस M3 G प्लस M4 G, कुछ इस तरह से। तो मुझे पता लग गया कि क्या है, जो भार है किसी पिंड का, मतलब द्रव्यमान है, वो द्रव्यमान ही भार कहलाता है। द्रव्यमान ही भार कहलाता है। क्यों? क्योंकि किसी पिंड पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है या पिंड के कणों पर एक गुरुत्वाकर्षण बल लगता है जो पृथ्वी की केंद्र की ओर लगता है। तो यहाँ पर मैं मान लीजिए कि अगर m मेरे पास किसी कण का द्रव्यमान है तो इस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा जो कि डाउनवर्ड होगा और वो फोर्स क्या होता है, इस पिंड के भार के समानुपाती है, इस कण के भार के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मेरे पास m और यहाँ पर कांस्टेंट हटाया, गुरुत्वाकर्षण नियतांक लगा देंगे तो F बराबर mg हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, भार। W बराबर भी mg होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको फाइनली ऐसे लिख सकता हूँ कि स्मॉल W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस अप टू एंड सो ऑन, है ना। तो आपको ये समझ में आ गया कि गुरुत्व केंद्र क्या होता है। गुरुत्व केंद्र सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये एक पिंड है कोई भी, तो उस पिंड का एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पर उसके सभी कणों का भार निर्भर करता है। तो इसका आपने एग्जाम्पल भी देखा होगा, उदाहरण मैं बता दूं आपको। जैसे क्या, कोई बहुत सारे ट्रक हैं, बड़े बड़े ट्रक, और जो ट्रक होते हैं वो लोडेड होते हैं भूसा से, भूस से, जो भूसा होता है उससे लोडेड होते हैं, और या फिर किसी और चीज से लोडेड है, कोई हल्की चीज गत्ता वगैरह उसमें भरा हुआ है। तो कभी कभी क्या होता है, वो रोड पर पलट जाते हैं। तो पलटना क्या होता है, पलट क्यों जाते हैं, क्योंकि उस समय उसका जो गुरुत्व केंद्र है वो उसके सेंटर से बाहर हो जाता है, तो इसलिए रोड से वो पलट जाता है। हमको अगर कोई इस तरह का लोड भरना है किसी ट्रॉली में या फिर मतलब ट्रक में भूसा भरना है, तो जो टेक्नीशियन होते हैं, जो इंजीनियर होते हैं, वो अगर उस ट्रक को लोड करें तो लोड करते समय पे इस बात को ध्यान रखते हैं कि इसका गुरुत्व केंद्र मेंटेन रहे। तो मेंटेन रखने के लिए खाली ट्रॉली में लोहे के कुछ मोटे मोटे तख्ते डाल देते हैं, मोटे मोटे तख्ते डाल देते हैं या फिर लोहा बिछा देते हैं खाली ट्रॉली में या खाली ट्रक में, लोहे के पट्टे डाल देते हैं, ताकि उसके बाद उसको लोड भरते हैं, उसके बाद उसमें लोड भरते हैं, भूसा भरते हैं, खूब ऊपर तक भर लेते हैं, तो वो ट्रक लौटने के चांस बहुत ही कम हो जाते हैं। उसका गुरुत्व केंद्र मेंटेन रहता है, उसका वेट बढ़ा देते हैं, उसका क्या करते हैं, उसका द्रव्यमान बढ़ा देते हैं, तो उसका गुरुत्व केंद्र की पोजीशन
उसको उसके अंदर लाने की कोशिश करते हैं, उसके बाहर लाने की कोशिश नहीं करते हैं। तो आपने यह देखा होगा मोस्टली कॉमनली रोडों पर कि बहुत जो लोडेड ट्रक होते हैं, ऊंचे ऊंचे ट्रक जो लोडेड हैं किसी भूसे वगैरह से, बहुत जल्दी लौट जाते हैं, पलट जाते हैं, क्योंकि उसका गुरुत्व केंद्र उस समय उस ट्रक से बाहर चला जाता है और वो डिसबैलेंस हो जाता है और पलट जाता है। तो वो गुरुत्व केंद्र के को मेंटेन करने के लिए जो टेक्नीशियन होते हैं वो क्या करते हैं, उसको उसके अंदर लाते हैं। अंदर लाने के लिए क्या करते हैं, उसमें लोड भर देते हैं। लोड मतलब लोहा वगैरह कुछ भर देते हैं और उसके बाद उसको लोड करते हैं। ठीक है, तो लोड करने से क्या होता है, उसका गुरुत्व केंद्र उस वस्तु के या उस ट्रैक्टर के उस ट्राली के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें कुछ हैं। ठीक है, ये कुछ चीज़ें आप नोट कर लेंगे, मैं इसको आपको अभी दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो इससे आप थोड़ा सा पॉज करके नोट कर लें, आपके काम कुछ आ जाएगा। और अगर मैं बात करूं, ठीक है, गुरुत्व केंद्र को, तो गुरुत्व केंद्र मैंने बताया कि ठोस वस्तुओं की अभी बात की, द्रव्यमान वाली वस्तुओं की बात की, कोई पिंड है जिसका द्रव्यमान माना। ठीक है, तो मैंने गुरुत्व केंद्र कह दिया। अगर कोई वस्तु ऐसी है जिसके पास द्रव्यमान ही नहीं है, कोई ज्यामितीय आकृति है, ठीक है, आकृतियों में क्या होता है, द्रव्यमान नहीं होता, क्षेत्रफल होता है, तो उनका गुरुत्व केंद्र हम ना कह के वहां पर हम उसको सेंट्रॉइड कहते हैं। सेंट्रॉइड मतलब उसको हम ये कहते हैं कि उसका गुरुत्व केंद्र सेंट्रॉइड कहते हैं, गुरुत्व केंद्र को ही सेंट्रॉइड कहते हैं, नहीं उसको हिंदी में बोलते हैं परिकेंद्र। तो जो आकृतियां होती हैं, ज्यामितीय आकृतियां, तो उसका गुरुत्व केंद्र हम नहीं निकालते हैं, उसका क्या निकालते हैं, परिकेंद्र निकालते हैं, उसको हम सेंट्रॉइड कहते हैं। चीज एक ही होती है, बस ठोस वस्तुओं में हम क्या करते हैं, जो उसका मास होता है ठोस वस्तुओं का, और ज्यामितीय आकृतियों पे क्या होता है, द्रव्यमान होता है, मतलब ज्यामितीय आकृतियों में क्षेत्रफल होता है। तो द्रव्यमान को क्षेत्रफल से रिप्लेस कर देते हैं और हमारे पास कुछ नहीं। ठीक है, तो वो चीज सेम ही है। आगे इसमें देखते हैं, एक छोटा सा डेरिवेशन है, आगुणों की विधि द्वारा समतल आकृतियों का गुरुत्व केंद्र ज्ञात करना। ठीक है, गुरुत्व केंद्र या केंद्र किससे, आगुणों की विधि से समतल आकृतियों का, या फिर ज्योमेट्रिकल हमारे पास कोई शेप है उसका हमें केंद्रक फाइंड आउट करना। तो यहाँ पर मैंने मान लिया एक्स वाई कोई प्लेन है। ठीक है, इस प्लेन में ये मेरे पास कोई ज्योमेट्रिकल आकृति है, कोई एक आकृति है जिसका टोटल क्षेत्रफल ए है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल क्या है, टोटल जो आकृति है इसका क्षेत्रफल ए है, और इसका सीजी मान लिया कि यहाँ पर है। तो इस पर अगर ठोस वस्तु होती है तो उसका टोटल द्रव्यमान उसकी सीजी पर लगता है, काम करता है। ठीक है, अगर आकृति कैसी है, ज्योमेट्रिकल, ठीक है, कोई आकृति है उसके पास द्रव्यमान नहीं होगा, उसके पास सिर्फ क्षेत्रफल होगा, तो उस ज्योमेट्रिकल आकृति का टोटल क्षेत्रफल उसके सीजी पर यानी पर केंद्र पर काम करेगा। ठीक है, तो वहां पर हम क्या लेते थे, द्रव्यमान, उसको रिप्लेस हमने किससे कर दिया, क्षेत्रफल से। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्योंकि इस चैप्टर में पूरा का पूरा डील करेंगे ज्यादा से ज्यादा किसके साथ, आकृतियों के साथ, तो इसलिए मैं डेरिवेशन आकृति वाला बता रहा हूँ। और अगर आप इसको ठोस पिंड मान लोगे तो इसका द्रव्यमान m मान लो, तो इसका टोटल द्रव्यमान m इस पॉइंट पर लगेगा, बात एक ही है। तो यहाँ पर मैंने क्या एक आकृति ले ली जिसका टोटल क्षेत्रफल क्या है, a है, उसकी सीजी पर लग रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ मैंने एजम्पशन माना है, मान लीजिए कैपिटल A बराबर A1 A2 A3, मतलब ये जो पिंड है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। मान लीजिए A1 ये है, तो A1, अब मैंने ये जो, हाँ यहाँ पर मैंने ये मान लिया कि CG है, यहाँ पर है CG, इसकी ये पॉइंट क्या है, A है, मतलब CG पॉइंट है जिसका टोटल क्षेत्रफल A है, वो इस पॉइंट पर लग रहा है। इसके कोऑर्डिनेट देखें तो कोऑर्डिनेट यहाँ से यहाँ तक मैंने कह दिया x बार और यहाँ से यहाँ तक y बार। अब मैं फिर से इसको कह दे रहा हूँ कि ये पिंड छोटी छोटी आकृतियों से मिलकर बना है। इस पहली आकृति मतलब टुकड़ा एक छोटा सा सेक्शन है जिसका क्षेत्रफल A1 है, तो A1 का यहाँ से जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, x1, ठीक है, और ये एक मेरे पास क्या होगा, y1। और यहाँ पर मैं दूसरी एक मान लूँ कि ये मेरे पास क्या है, A2 है, तो यहाँ से यहाँ तक मेरे पास क्या होगा, x2 होगा। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, ये y2 होगा यहाँ पर। ठीक है, ऐसे और भी होंगे, यहाँ पर मान लीजिए 3 कह दिया, A3, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, x3 हो जाएगा, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, x3 हो जाएगी ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, और ये मेरे पास क्या हो जाएगी, y3 हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, माना एक के केंद्रक के निर्देशांक ये मैंने मान लिए, एक के केंद्रक के निर्देशांक ये हैं,
तो A1 के केंद्रक के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, x1/1, A2 के निर्देशांक इतने, A3 के निर्देशांक इतने, ऐसे और सारे हो जाएंगे। ठीक है, तो बस यहाँ पर हमने एजम्पशन कुछ लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं आगुणों के सिद्धांत से। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मूवमेंट का प्रिंसिपल यूज कर रहा हूँ, यानी आगुणों के, ठीक है, सिद्धांत से। तो आगुणों का सिद्धांत हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। तो आगुणों का सिद्धांत यहाँ पर वेरेगडन थ्योरम एक्चुअली अप्लाई हो रही है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ये सभी छोटे छोटे कण है। मैं क्या करता हूँ, मेरे पास फार्मूला होता है मूवमेंट निकालने का, एम इक्वल टू, या फिर मैं टॉ इक्वल टू बात कहूँ, ठीक है, या एम बराबर मैं कहूँ एफ इंटू डी होता है। ठीक है, तो ये मेरे पास एफ इंटू डी मैं जो ट्रीट करता हूँ वो यहाँ पर मेरे पास काम करेगा। किसी ठोस वस्तु के लिए मैं निकालूं तो उसमें क्या होता है, द्रव्यमान का मूवमेंट निकालते हैं तो एम ले लेते हैं, और इंटू डी तो द्रव्यमान का मूवमेंट हो जाएगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट। और मैं अगर यहाँ पर बात करूं कि कोई क्षेत्रफल वाली आकृति है तो कौन से वाले पॉइंट्स का मैं मूवमेंट्स निकाल रहा हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर एम को हम रिप्लेस ए से कर देते हैं तो ए गुणे डी हो जाएगा। जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी उससे हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर इस तरह से मूवमेंट निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं सभी का बाई अक्ष के परता मूवमेंट निकाल रहा हूँ। तो ए इसका मूवमेंट मैं निकालूंगा बाई अक्ष के परता। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए, तो मैंने ये डिस्टेंस ले ली x1, और किसका निकाल रहा हूँ, इसका निकाल रहा हूँ, इतना, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने वेरेगडन थ्योरम एक्चुअली यूज की है, a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3, और ये सभी मूवमेंट, ये मैंने क्या, सभी क्षेत्रफलों का आघूर्णों का बीजगणितीय योग, ये छोटे छोटे क्षेत्रफल लिए है ना, इन सभी क्षेत्रफलों के आघूर्णों का बीजगणितीय योग इस एक्सिस के अबाउट निकाला है। तो ये किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा इस टोटल क्षेत्रफल के मूवमेंट के बराबर होगा उसी अक्ष के परता। तो यहाँ पर क्या होगा, a इंटू एक्स बार। इस बात को आपको बस ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अगर हमने ये इतना निकाल लिया तो इसके बाद हम ऊपर जंप करते हैं। इसको मैं निकाल लिया तो ऊपर मैं यहाँ पर जंप करता हूँ, यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ, यहाँ पर एक्स बार की वैल्यू निकालूंगा तो एक्स बार बराबर मेरे पास a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3, ठीक है, a3 x3 यहाँ पर होगा प्लस अप टू, और अपॉन में मेरे पास a आ जाएगा। तो यहाँ पर x बार बराबर मैं क्या कहूँगा, a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 प्लस अप टू, और यहाँ पर ये a है, इसको मैं ब्रेक कर दे रहा हूँ, जो मैंने माना था a क्या है मेरे पास, ये है, a की वैल्यू ये है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अगर सिग्मा में लिखना चाहूँ तो सिग्मा a इंटू एक्स अपॉन, मैं ऐसे लिख सकता हूँ सिग्मा a। तो ये आपको बस फार्मूला याद रखना है, इस फार्मूले की हमें जरूरत पड़ेगी आगे। और इसी तरह से हम क्या कर रहे हैं, एक्स अक्ष के परता सभी क्षेत्रफलों का आघूर्ण निकालते हैं, एक्स अक्ष के परता सभी क्षेत्रफलों का आघूर्ण निकाल रहे हैं। ठीक है, तो एक्स अक्ष के परता सभी क्षेत्रफलों का आघूर्ण निकालने के लिए बस यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा, वहां पर था तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, वाई बार इंटू ए इंटू वाई बार, ए इंटू वाई बार। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा a1, ठीक है, y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3, ठीक है, अप टू ये। ठीक है, इस अक्ष के परता हम निकाल रहे हैं तो हमें डिस्टेंस ये चाहिए y1, यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस, ठीक है, ये डिस्टेंस लेंगे तो यहाँ से y बार की वैल्यू निकल के आएगी। तो आपके पास हो जाएगी a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3, ठीक है, अप टू ये, डिवाइडेड में क्या आ जाएगा मेरे पास, a आ जाएगा, और a की मैं वैल्यू सिंपली लगा दे रहा हूँ, क्या, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस अप टू। तो यहाँ से y बराबर मेरे पास क्या हो जाएगा, मैं सिग्मा ए वाई लिख सकता हूँ और अपॉन में सिग्मा ए लिख सकता हूँ। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये भी मेरे पास आपको फार्मूला ये दो ध्यान रखने हैं, एक्स बार और वाई बार के, कि एक्स बार वाई बार कैसे निकालते हैं। तो मैं आपको न्यूमेरिकल पे फिर आगे ले चलता हूँ कि सिग्मा एक्स और वाई की वैल्यू आपको ध्यान। अगर आप लोगों को ये फार्मूला पता है तो उसके बाद आप ये चीजें नोट कर लें, जिसमें देखा है सममित ठोस पिंडों का गुरुत्व केंद्र, जिसकी स्पेशल जो वैल्यू है उसको हमें याद रखनी है हमेशा। तो इनको आप नोट कर लेंगे कि क्या इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर ये दे रखा है, इसको आप नोट कर लेंगे, इनके बगैर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ये स्पेशल आकृतियाँ आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो इनको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें।
ठीक है, ये डिफरेंट आकृति हैं। इन्हीं की सहायता से हम क्या करेंगे, निकाल पाएंगे अपना ये CG, चाहे वो आकृति का हो या किसी ठोस पिंड का हो। तो अब तक पूरे लेक्चर में हम क्या कंक्लूजन पर पहुंचे, हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि हमें सिर्फ CG फाइंड आउट करनी है। इस चैप्टर में थ्योरी आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, सिर्फ न्यूमेरिकल आएगा। तो न्यूमेरिकल के लिए ये डेरिवेशन और ये सब कुछ हमको बहुत ज़्यादा डिटेल में सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ फार्मूला ध्यान रखना है। फार्मूला बस एक याद कर लो, किसी ऐसी आकृति का हमें CG निकालनी है जिसके पास सिर्फ क्षेत्रफल है, तो हम फार्मूला यूज करेंगे, क्या है, यह क्षेत्रफल यूज करेंगे, A1 x1 प्लस A2 x के साथ और y के साथ ये। और किसी ऐसे पिंड का हमें CG निकालना है, ठीक है, मैंने पहले बताया आकृति का जिसके पास क्षेत्रफल है, तो ये फार्मूला यूज करेंगे। ऐसे पिंड की हमको CG निकालनी है जिसके पास द्रव्यमान है, तो हम वहां पर द्रव्यमान का यूज करेंगे, ये फार्मूला यूज करेंगे। A1 की जगह पे क्या, m का यूज करेंगे, ठीक है, m के लिए यूज करेंगे। और किसी ऐसी पिंड का हमें CG निकालना है जिसके पास आयतन है, जैसे शंकु का हमें निकालना है, या फिर और डिफरेंट टाइप की आपको यहाँ मिलेंगी, मैं आपको बताऊंगा न्यूमेरिकल में। जिनके पास सिर्फ आयतन होगा तो उसको हम क्या करेंगे, इस क्षेत्रफल या द्रव्यमान को रिप्लेस कर देंगे इसी फार्मूले में, उसके वॉल्यूम से, उसके आयतन से इसको रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे पास ये दूसरा फार्मूला बन के तैयार हो जाएगा। तो हमको बस सिर्फ फार्मूले याद रखने हैं और ज़्यादा इसमें नहीं, ये सिर्फ फार्मूला बेस है। और हर एक आकृति की CG याद रखनी है, जो मैंने अभी पीछे आपको पिक्चर दिखाई थी, ठीक है, बुक की, किताब की दिखाई थी, उसको आपको नोट कर लेना कि आयत का CG कहाँ होता है, ठीक है, और आपका त्रिभुज का CG कहाँ होता है, तो वो आपको ध्यान रखेंगे, आप न्यूमेरिकल सॉल्व तभी कर पाएंगे। न्यूमेरिकल में आपको दिक्कत नहीं आएगी, ये मैं सारी चीजें अभी आपको बता। तो ये इसके अगला वाला पोर्शन है, इसको आप थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है, मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ, इसको आप रोक के जूम करके थोड़ा सा देख लें, और मैं अभी आपको सॉल्व कराऊंगा इसके क्वेश्चन अगली वीडियो में। तब तक